हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में देखिए हम कोई भी जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू नहीं करेंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई या पृथ्वी के समान जो अन्य ग्रह हैं वो कैसे अस्तित्व में आए। ये जो पूरा सौरमंडल है वो किस प्रकार से बना। तो बेसिकली आज हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका सबसे पहला चैप्टर जो इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करता है कि तारे कैसे बने, ग्रह कैसे बने, उपग्रह कैसे बने तथा जो सौरमंडल है वो कैसे अस्तित्व में आया, इन सभी प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमता है ये चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, यानी कि जो अर्थ का ओरिजिन है वो कैसे हुआ, साथ ही साथ अर्थ का जो इवोल्यूशन है, विकास है, वो कैसे हुआ। यानी कि पृथ्वी का जो स्थलमंडल है, स्थलमंडल, जलमंडल और जो वायुमंडल है वो किस प्रकार से विकसित हुए। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। ठीक है, जीवन का उद्भव कब हुआ। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 अध्ययन करते समय पृथ्वी की उत्पत्ति देखेंगे। तो साथियों, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो तरह की संकल्पनाएं, दो तरह के कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका धार्मिक कॉन्सेप्ट, धार्मिक संकल्पना है। दूसरा आपका धार्मिक के अलावा वैज्ञानिक संकल्पना है, जिसमें तर्क वितर्क के आधार पर विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए। धार्मिक और वैज्ञानिक, ठीक है। अब जो धार्मिक संकल्पनाएं हैं वो उनको वर्तमान युग में उतनी मान्यता नहीं मिल पाती, क्योंकि ये जो हैं वो कल्पित हैं, यानी इनमें कल्पनाओं का अधिक प्रयोग है, इसलिए ये मान्य नहीं है और इस वजह से हम इनका अध्ययन भी नहीं करेंगे। हम केवल वैज्ञानिक संकल्पना या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आपकी जो एनसीईआरटी बात करती है वो केवल नाम दिए यहाँ पर, तथा कुछ कुछ जो विचारधाराएं हैं, कुछ कुछ परिकल्पनाएं, उनको तो थोड़ा विस्तृत रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, परंतु यहाँ पर इन्होंने नाम लिख दिए और उनके बारे में विस्तृत विवरण नहीं दिया है। तो हम इन सभी का डिटेल में भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले तर्क वितर्क के आधार पर, या यूं कहें कि वैज्ञानिकता के आधार पर, जो पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या है उसको सुलझाने का कार्य कौन करता है, उसको प्रयास कौन करता है, तो वो थे आपके कास्ते दी बफन महोदय। कास्ते दी बफन महोदय, ठीक है, कास्ते दी बफन महोदय 1749 में सबसे पहले ये तर्क वितर्क के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ आने वाले जो विद्वान हैं उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो वैज्ञानिक संकल्पनाएं हैं या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं उनको भी दो पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है। वो कैसे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो सौरमंडल या फिर जो पृथ्वी है या पृथ्वी के समान जो अन्य ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति में कितने तारों ने भाग लिया, इस आधार पर दो प्रकार के आपके हाइपोथेसिस सामने आती हैं। एक तो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और एक डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना। अब जो अद्वैतवादी संकल्पना देने वाले विद्वान हैं उनका मानना है कि सौरमंडल और ग्रहों की उत्पत्ति में केवल एक ही तारे की प्रेजेंस रहती है, उपस्थिति रहती है, यानी कि इनकी उत्पत्ति केवल एक तारे से हुई। और इस जो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है इसको एक पेरेंटल हाइपोथेसिस का भी नाम देते हैं, ठीक है, पेरेंटल हाइपोथेसिस, ठीक है, पेरेंटल हाइपोथेसिस। और जो पेरेंटल हाइपोथेसिस देने वाले विद्वान हैं उनमें नाम आता है किसका, नाम आता है कास्ते दी बफन का नाम आता है। सबसे पहला प्रयास इन्होंने ही किया था। कास्ते दी बफन के अलावा इमैनुअल कांट का नाम आता है, इमैनुअल कांट जो कि गैसियस हाइपोथेसिस देते हैं 1755 में। इसके अलावा लाप्लास का नाम आता है, जो कि कांट की ही जो गैसियस हाइपोथेसिस है उसमें संशोधन करके अपनी खुद की नेबुला हाइपोथेसिस प्रस्तुत करते हैं। कब, 1796 में, लाप्लास। इसके अलावा फिर रॉस और लॉकियर जो कि लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, कॉल वाइजास्कर, ऑटो श्मिट वगैरह ये सब, ठीक है। इसके अलावा
जो आपके डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट हैं या डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस देने वाले विद्वान हैं, उनका कहना है कि पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति में एक से अधिक तारे, विशेषकर इनका मानना है कि 2 तारों ने भाग लिया, ऐसा ये मानते हैं। कौन? जो द्वैतवादी हैं या डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट देते हैं। डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट देने वाले विद्वानों में चैम्बरलिन और मोल्टन साहब हैं, जो कि प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस देते हैं। कौन? चैम्बरलिन और मोल्टन। चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय, ठीक है, चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय। इसके अलावा जेम्स जीन्स और जेफरीज, जो कि टाइडल हाइपोथेसिस देते हैं, ज्वारीय परिकल्पना देते हैं। एच.एन. रसेल, जो कि द्वैतारक परिकल्पना देता है, ठीक है। अब इन सब का एक एक करके हम अध्ययन करते हैं, इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला एनसीईआरटी की लाइन ही उठाएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। बिल्कुल ठीक बात है। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। यानी जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट कब देते हैं ये अपनी परिकल्पना? 1755 में। लेकिन उन्होंने केवल यहाँ पर नाम लिख दिया इमैनुअल कांट का, उसका विस्तृत विवरण नहीं दिया है। हालांकि आप अगर पढ़ेंगे डिटेल में तो आपके ये बहुत ही ज़्यादा काम की होगी। हम इमैनुअल कांट की हाइपोथेसिस का अध्ययन करते हैं। वायव्य राशि परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है, परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना, ये कब देते हैं कांट? ये 1755 में। और ये कांट साहब जो थे वो कहाँ के थे? जर्मन के थे, जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है, 1755 में। और आधार क्या था? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों के आधार पर ये पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कांट महोदय जो थे, इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने के लिए जो हाइपोथेसिस दी, उसमें इन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों का, हालांकि ये जो वैज्ञानिक तथ्य थे वो कल्पित थे, यानी कि कांट की कल्पना की उपज थी, ठीक है। तो कांट साहब ने ये मान लिया कि ब्रह्मांड में, कांट साहब ये मानते हैं कि ब्रह्मांड में पहले से ही दैव निर्मित यानी सुपर नेचुरल प्रीमॉर्डियल मैटर उपस्थित था। अब ये सुपर नेचुरल या प्रीमॉर्डियल मैटर था, ये जो है वो क्या था? बिखरा हुआ था, स्पर्श अवस्था में था, डिस्पर्स हुआ था, ठीक है, और अत्यंत कठोर था। शुरू में ये जो प्रीमॉर्डियल मैटर है ये अत्यंत कठोर था, साथ ही साथ गतिहीन था और शीतल था, ठीक है, शीतल, गतिहीन और कठोर था। कौन सा? प्रीमॉर्डियल मैटर। प्रीमॉर्डियल मैटर, मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। प्रीमॉर्डियल मैटर क्या था? कठोर था, शीतल था, गतिहीन था। परंतु क्या हुआ, इन कणों में या प्रीमॉर्डियल मैटर में आकर्षण बल था। अब आकर्षण बल था, ठीक है, आकर्षण बल के कारण इन जो कण है प्रीमॉर्डियल मैटर हैं उनका आपस में टकराव होने लगा, परस्पर टकराव हुआ, कॉलिजन हुआ। तो कॉलिजन की वजह से क्या हुआ? ताप और भ्रमण गति की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यानी कि ये जो प्रीमॉर्डियल मैटर था इसमें ताप उत्पन्न हो जाता है और भ्रमण गति, रोटेशन गति, यानी अपने एक्सिस पर घूमने लगते हैं। अब एक्सिस पर घूमते हैं तो भ्रमण गति के फिर बाद में इसमें ताप में वृद्धि होती रहती है, और ताप में वृद्धि होने के कारण ये जो आद्य पदार्थ था ना, ये वायव्य राशि में परिवर्तित होने लगा, यानी ये गैसियस राशि में परिवर्तित होने लगा। और ताप तथा भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप ये जो प्रारंभिक शीतल और गतिहीन वायव्य पदार्थ था, प्रीमॉर्डियल मैटर था, वो बाद में अंततः एक तप्त और गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार निहारिका की उत्पत्ति पहले बताते हैं कांट महोदय की निहारिका कैसे बनी। अब जब ये निहारिका है, इसमें भाई ताप तो पहले से ही था, और ताप के आविर्भाव के साथ, ताप की उत्पत्ति के बाद ये क्या होती? घूमने लग गई। निहारिका क्या होने लगा? निहारिका घूमने लगी। अब निहारिका घूमने लगी तो इसके आकार में वृद्धि होने लगी, घूमते घूमते इसके आकार में क्या हुआ? वृद्धि होने लगी, जिस वजह से ताप में वृद्धि हुई। अब ताप में वृद्धि होने के कारण जो रोटेशन था इसका एक्सिस पर, या परिभ्रमण गति थी, उसमें भी वृद्धि होने लगी। अब जब परिभ्रमण गति या रोटेशन गति जो है, रोटेशन मूवमेंट तेज होता गया, तो जो निहारिका थी इसका मध्य भाग उभरने लगा। वो क्यों उभरने लगा? क्योंकि केंद्र अपसारित बल कहने का मतलब क्या है? देखिए, जब कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करती है, यानी गोल गोल घूमती है, तो उस पर 2 तरह के फोर्सेस लगते हैं। एक तो उसके केंद्र की ओर तथा एक
केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या हुआ, वृद्धि होने लगी, और जो केंद्र अपसारी बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो केंद्र अपसारी बल केंद्र अभिसारी बल से अधिक हो गया। इस वजह से निहारिका का जो मध्य भाग उसमें उभार आने लगा, तथा निहारिका के मध्य भाग से फिर क्या हुआ, एक रिंग जो है वो छल्ला बाहर निकल कर अलग हो जाता है, एक रिंग जो है अलग हो जाता है। और ये जो अलग छल्ला हो जाता है, फिर बाद में इस छल्ले का सभी पदार्थ जो है वो एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है और ठोस होकर, शीतल होकर ठोस हो जाता है, जम जाता है और एक गांठ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तथा बाद में गिरह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार 9 छल्ले निकलते हैं टोटल निहारिका से, और वो सब अंततः एक गिरह के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बाद में इसी पूरे प्रोसेस के फलस्वरूप क्या होता है, इन ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण होता है। ये ग्रह भी क्या हुए, अपने एक्सिस पर घूमने लगे तो फिर इनसे रिंग बाहर निकले और इनके भी उपग्रह बन गए, और इस प्रकार जो है कांट साहब कहते हैं कि पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, कांट की परिकल्पना का मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। कांट की परिकल्पना शुरू में तो लोगों ने सराही प्रशंसा की, परंतु बाद में कांट की परिकल्पना जो है वो आधारहीन प्रमाणित कर दी गई। वो क्यों? देखिए, कांट ने वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लिया था, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आधार पर अपनी हाइपोथेसिस प्रस्तुत करने का प्रयास किया, परंतु क्या हुआ, जो कांट साहब के नियम हैं या कांट साहब के तथ्य हैं, कांट परिकल्पना में जो बातें कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो गणित के नियम हैं, जो वैज्ञानिक नियम हैं, उनका उल्लंघन करते नजर आते हैं। अब वो कैसे? सबसे पहले कांट साहब की गलती ये मानी जाती है कि जो कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति तेज होने लग गई। हालांकि भ्रमण गति में जो वृद्धि है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किस चीज़ का, कणों के टकराव का। तो इस प्रकार इनकी पहली गलती तो ये है कि निहारिका की निरंतर गति वृद्धि होती रही। ठीक है, निहारिका में निरंतर गति वृद्धि त्रुटिपूर्ण है। निहारिका में निरंतर गति वृद्धि क्या है, निरंतर गति वृद्धि त्रुटिपूर्ण, यानी क्या, इसमें एक त्रुटि है खुद में, त्रुटिपूर्ण। ठीक है, त्रुटिपूर्ण है। अब दूसरी गलती क्या थी इनकी? तो दूसरी गलती है इनकी कांट की कि कणों के परस्पर टकराव से भ्रमण गति प्रभावित नहीं होती, ये पहली गलती। दूसरी गलती थी कि परस्पर जो टकराव से गति उत्पन्न हो जाती है। कांट का मानना था कि परस्पर टकराव से कणों में क्या हुई, गति उत्पन्न हुई, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा तो वो कहता है कि आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। कांट की ये कौन सी गलती थी? कांट की ये दूसरी गलती थी, आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, और तीसरी गलती क्या थी? तीसरी गलती ये थी कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति बढ़ती गई। ये भी जो है कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। वो क्यों? क्योंकि आकार बढ़ता है किसी भी वस्तु का तो गति क्या होता है, घटती है। आकार और गति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं गणितीय नियमों के आधार पर। तो इस प्रकार कांट की जो परिकल्पना है वो गलत प्रमाणित कर दी जाती है, और आगे चलकर इसमें लाप्लास संशोधन करते हैं। ठीक है, फिर लाप्लास संशोधन करते हैं कब? 1796 ईस्वी में अपनी परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस प्रस्तुत करते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस कौन? लाप्लास प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब अगली जो थ्योरी है वो है आपकी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो जो लाप्लास महोदय हैं वो कब देते हैं हाइपोथेसिस? 1796 में देते हैं। लाप्लास 1796 में देते हैं निहारिका परिकल्पना। और लाप्लास के बारे में ध्यान रखेंगे, ये एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, और कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, फ्रांस के थे। लाप्लास ने कुछ नहीं किया, लाप्लास ने, ठीक है, ये जो एक बात और ध्यान रख लेंगे कि जो ये हाइपोथेसिस है, नेबुलर हाइपोथेसिस, वो इन्होंने अपनी पुस्तक थी इनकी एक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, उनमें ये परिकल्पना प्रस्तुत की थी, उनमें ये परिकल्पना लिखी थी। ये जो परिकल्पना है बेसिकली जो कांट महोदय की गलतियां थी उनको सुधारने का प्रयास करती है, उनको सुधार कर प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है। जैसा कि कांट की गलती थी कि निहारिका या फिर जो आद्य पदार्थ के कणों के टकराव से
पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न हुई और उसके कारण फिर क्या हुआ, गति उत्पन्न हुई या भ्रमण गति प्रभावित हुई, पहली गलती। दूसरी गलती ये थी कि कणों से टकराव से कांट साहब कहते हैं कि गति उत्पन्न हुई। और तीसरी गलती कि आकार में वृद्धि के साथ गति जो है वो बढ़ती गई। अब जो है इन तीनों गलतियों को दूर करने के लिए सबसे पहले लाप्लास महोदय ने क्या किया कि निहारिका का जो टेम्परेचर है, कांट साहब ने मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक क्या थी, विशाल तप्त निहारिका नेबुला थी। कांट ने ये नहीं माना कि कांट ने माना था कि प्रीमॉर्डियल मैटर था, लेकिन लाप्लास ने क्या माना, लाप्लास ने निहारिका को ही मान लिया कि पहले से ही एक तप्त और विशाल और एक तप्त निहारिका उपस्थित थी ब्रह्मांड में, और ये निहारिका पहले से ही गतिशील थी। ये निहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। तो लाप्लास जो है तीन तथ्यों को मानकर चलते हैं कि ब्रह्मांड में पहले से ही क्या उपस्थित था, एक विशाल नेबुला यानी कि निहारिका उपस्थित थी। निहारिका बेसिकली धूल और गैसीय बादलों का संचयन होता है, ठीक है। अब बार बार निहारिका के बारे में आ रहा है तो समझ लें, ठीक। तो दूसरी मान लिया कि निहारिका जो है वो शुरू से ही गतिशील थी, और ये निहारिका जो थी वो निरंतर शीतल होकर सिकुड़ती गई। अब ये जो तथ्य हैं, इन तीनों तथ्यों के आधार पर लाप्लास ने ब्रह्मांड की या सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में अपनी जो है मत प्रस्तुत किया। अब जो निहारिका की गति है, निहारिका गतिशील थी, निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा अब जब गति कर रही थी तो उससे ऊर्जा विकिरित हो रही थी, तो ऊष्मा का ह्रास होने लगा, और जो निहारिका थी ऊष्मा का ह्रास होने लगा तो उसका बहिर्भाग क्या होने लगा, ये शीतल होने लगा, ठीक है। ये भाग शीतल होने लगा। अब शीतल होने लगा तो निहारिका क्या होने लगी, संकुचित होने लगी, और इसके आकार में या फिर आयतन में कमी आने लगी। अब आयतन में कमी आने के कारण निहारिका की गति बढ़ने लगी। जैसे जैसे आयतन में कमी आती है वैसे वैसे गति बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर कांट की तृतीय गलती भी एक तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। और इस प्रकार जब आकार आयतन कम होता गया तो गति जो है बढ़ती गई। अब गति बढ़ने के कारण वही बात जो कांट ने दी थी वही लाप्लास कहते हैं कि केंद्र अपसारित बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अपकेंद्र भी सारी बल से अधिक हो गया, और निहारिका का जो मध्यवर्ती भाग है, जो बीच का ये जो भाग है, इससे बाहर की ओर उभरने लगता है ये भाग, तथा इनसे एक रिंग बाहर निकल जाता है, छल्ले बाहर निकल जाते हैं, और फिर ये जो छल्ले हैं बाद में गोल निहारिका से अलग होकर निहारिका का चक्कर लगाने लगता है, ठीक है। अब लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला तथा बाद में वह 9 छल्लों में विभाजित हो गया। लाप्लास क्या कहते हैं कि एक छल्ला बाहर निकला था, किससे, निहारिका से, बाद में ये छल्ला जो है वो फिर बाद में टूटकर 9 छल्लों में विभाजित हो गया था, जबकि कांट के अनुसार 9 छल्ले पहले से ही निकले थे, ठीक है, निहारिका से, तथा प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर हटता गया। प्रत्येक छल्ला या रिंग के समस्त पदार्थ ने एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायव्य ग्रंथि, हॉट गैसियस एग्लोमरेशन का रूप धारण किया, जो आगे चलकर शीतल होकर ठोस बनकर ग्रह बन गया। इस प्रकार 9 ग्रहों, जो कि अब 8 ही ग्रह हैं क्योंकि प्लूटो को दर्जा हटा दिया गया था, वही 2006 में ग्रह का दर्जा उससे छीन लिया गया था। तो 9 ग्रहों की निर्माण होता है। इस क्रिया की रिपीटेशन के द्वारा फिर उपग्रहों का निर्माण होता है, और जो निहारिका का अपशिष्ट भाग है वो सूर्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है, सूर्य बनता है। बाद में फिर लाप्लास की जो ये हाइपोथेसिस है, नेबुलर हाइपोथेसिस में रॉस और लॉकिर जैसे विद्वान भी क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। रॉस तो संशोधन करते हैं, ठीक है। रॉस क्या कहते हैं, रॉस कहते हैं कि मुख्य निहारिका से कई पतले छल्ले क्रमशः अलग हो गए, प्रत्येक छल्ला घनीभूत होकर ग्रह बन गया। इस क्रम के जारी रहने से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हो, समस्त सौरमंडल की उत्पत्ति होती है, ठीक है।